Good evening and Assalamu alaikum. Hope so you will be fine. Once again we have a lecture. वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम बैक। और बाकी लोगों को भी बोल दें ज्वाइन कर लेने। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में, सेलुलर रिस्पॉन्सेज के बारे में, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो तीनों लेक्चर्स जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। रिपेयर के बारे में हमने डिस्कस किया, रीजनरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, रिपेयर और रीजनरेशन कैसे होती है, लीवर के बारे में डिस्कस किया कि लीवर कैसे रीजनरेट करता है, सिस्टेमिक और लोकल फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि सिस्टेमिक और लोकल फैक्टर किस तरह इफेक्ट करते हैं ऑन वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी और सेकेंडरी टेंशन से भी हमने वुंड हीलिंग देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। होप सो इट विल बी मोर इंफॉर्मेटिव फॉर यू। ओके वेल सिद्रा, वालेकुम अस्सलाम, welcome beta again. So in this class we are going to discuss about the inflammation. So what is inflammation? आपको क्या लगता है कि inflammation क्या है? एक शॉर्ट सा ओवरव्यू करते हैं inflammation के बारे में। ओके, इन्फ्लेमेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंजरी है कि जब कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है तो उसमें टिश्यू का रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, उसको कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। द बॉडीज आर टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंजरी सॉरी इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है और इन्फ्लेमेशन इज अ नॉन स्पेसिफिक लोकलाइज्ड immune reaction of the organism. It tries to localize the pathogenic agent, but it consists in the vascular, metabolic, cellular changes triggered by entering the pathogenic agent in the healthy tissue of the body. सपोज कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन है, बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। अब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। ओके एग्जैक्टली सिरा, यू आर राइट। कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी टिश्यू बाई एन क्रिएटेड बाई हार्मफुल स्टिमुलाई, ठीक है। उसमें भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स लिख लेंगे तो दैट्स ए गुड डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। बायोलॉजिकल की जगह इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसको कह सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा अस्मा खान। तो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में, राइट। वेल व्हाट डू यू थिंक inflammation have some benefits as well as some advantages and disadvantages? तो advantages क्या हो सकते हैं और disadvantages क्या हो सकते हैं? disadvantages में ये है कि potentially harmful है। फॉर एग्जांपल हार्मफुल कैसे? अगर ब्रेन की स्वेलिंग हो गई है तो डेफिनेटली हार्मफुल है, और अगर ब्रेन की स्वेलिंग है दैट विल लीड्स टू डेथ। लाइक इंसेफेलाइटिस हो गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। सेम मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो दीज कंडीशन आर रियली डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा अगर कहीं और इन्फ्लेमेशन हो रही है तो यू कैन से कि इट्स अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। अब ये करता क्या है कि कोई भी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इधर इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन, इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन, उसको इसने ना इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना होता है। वेल एस्मा एडवांटेजेस में हमें पता लग जाता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, डेफिनेटली यस। एडवांटेजेस में बिल्कुल यही है कि कहीं पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन है। इसलिए इसके अलावा अगर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उसमें जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी इनएक्टिवेट किया जा रहा होता है और एट द एंड हम उस पे उसकी हीलिंग और रिपेयर को अचीव कर रहे होते हैं।
अब जैसे ही इन्फ्लेमेशन होती है तो देयर विल बी ए लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन में ये होता है कि जो हेल्दी टिश्यू है वो सेपरेट हो रहा होता है अब नॉर्मल टिश्यू से, इन्फ्लेम टिश्यू से, और उनके दरमियान जो लाइन होती है जो उनको सेपरेट कर रही होती है नॉर्मल और अब नॉर्मल को, उसको कहा जाता है लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो जो इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे एक व्हील बन रहा होता है, फ्लेयर बन रहा होता है, बेसिकली वहाँ पे ना ट्रिपल रिस्पांस आ रहा होता है। अब ट्रिपल रिस्पांस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले रेड लाइन बनती है। रेड लाइन क्या होती है कि एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है। उसके बाद फ्लेयर बनता है 50 टू 30 सेकेंड्स के अंदर ना फ्लेयर अपेयर होना शुरू हो जाता है जिसमें जो आर्ट्रियोल्स हैं उनकी डायलिटेशन होना शुरू हो जाती है और एट द एंड व्हील बन जाता है। व्हील व्हील क्या करता है, व्हील इसलिए अपेयर होता है क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड एक्सुडेशन हो रही होती है थ्रू द ब्लड वेसल्स या वेसल वॉल्व्स, क्योंकि वेसल वॉल्व्स जो हैं वो लीकी हो रही होती हैं। तो वहाँ से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होके बाहर निकल रहा होता है और वो व्हील बना देता है। ठीक है, ओके। इन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की हम बात करते हैं तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन दो तरह से होती हैं, एक एक्यूट होती है और क्रोनिक होती है। अब जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है इसकी सब टाइप्स भी होती हैं, लाइक इसकी जो 4 मोर टाइप्स हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। फॉर एग्जांपल जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर फिब्रस इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, सूडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इंस्टेड ऑफ दैट सीरियस इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, स्पोर्टेटिव इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। These are other 5 types of inflammation, right? जो acute inflammation होती है having a rapid response to an injurious agent that serves to deliver mediators of the host defense, leukocytes and plasma proteins to the site of injury present होती हैं। जो chronic inflammation होती है, chronic inflammation में जो inflammation होती है prolonged period के लिए होती है, मीन for more than 6 months चल रही होती है, and tissue destruction will be occur attempts to repair and proceeding simultaneously। अब repair भी हो रही होती है साथ में heal out भी हो रहा होता है, regeneration भी हो रही होती है, scar formation भी हो रही होती है, fibrosis और necrosis भी हो रही होती है। ये acute inflammation होती है that occurs that heals in second minutes into the hours, and जो chronic inflammation होती है days month और years तक चलती रहती है। If we talk about the types of acute inflammation, तो acute inflammation have special types of acute inflammation. Special types of acute inflammation having first one is cutaneous inflammation, second one is serious inflammation, third one is suppurative inflammation, fourth one is pseudomembranous inflammation, and fifth one is hemorrhagic inflammation. अब अगर हम बात करते हैं कि सीरियस इन्फ्लेमेशन क्या होती है, सीरियस इन्फ्लेमेशन में जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है मोस्टली सीरियस इन्फ्लेमेशन में देखी जा रही होती है, जिसके अंदर एक सैक बन रहा होता है, फ्लूइड का जो कंपोनेंट्स है दैट विल एक्सीड द सेलुलर वन एंड अ लार्ज अक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एडिमा विल रिजल्ट्स। इसके एग्जांपल अगर आपने स्किन ब्लिस्टर देखे होगा या आफ्टर बर्न जो स्किन के ऊपर ब्लिस्टर बन जाता है, वो कम्स अंडर द सीरियस इन्फ्लेमेशन। उसके बाद फिब्रिनियस इन्फ्लेमेशन होती है। फिब्रिनियस इन्फ्लेमेशन में ये होता है कि जो फिब्रिन्स एक्सुडेट होता है दैट आर डिग्रेडेड बाय फिब्रिनोलाइसिस एंड रिमूव्ड बाय माइक्रोफेजेस टू रिस्टोर नॉर्मल टिश्यू। अगर ये नहीं होएगा, इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ फिब्रिन होएगी, इन ग्रोथ ऑफ फिब्रोब्लास्ट होएगी, ब्लड वेसल्स और लीकी होना शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होती है, बेसिकली फिब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके एग्जांपल हम पेरिकार्डियल एक्सुडेशन टू फॉर्म ए स्कारिंग इन द पेरिकार्डाइटिस, या एमआई के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इन्फ्लेमेशन हो रही होती है।
इसके अलावा सपोर्टिव इन्फ्लेमेशन होती है जिसको प्लूरलेंट इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है। अब बेसिकली ये क्या करती है, ये पस फॉर्मेशन हो रही होती है, ये एब्सेस बन रहे होते हैं। इसके अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं। कोकाई के अंदर बेटा स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, नीमोकोकाई प्रेजेंट होती हैं, और ग्राम नेगेटिव बेसलाई के अंदर लाइक इकोलाई है या प्रोटियस है, सोडोमोनासिस हैं, एनारोब्स हैं लाइक बैक्टीरियाज हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये पस बना रहे होते हैं। पस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, होते हैं। इसके अलावा सेल डेब्रीज होती हैं, बैक्टीरिया लिविंग और डेड होते हैं, और सर्टेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। ओके इसके अलावा इसके अंदर एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। एब्सेस फॉर्मेशन क्या होती है कि लोकलाइज्ड फ्लेक्शन ऑफ पस इन द कैविटी कॉल्ड एज या नोन एज एब्सेसिस। एब्सेसिस के अंदर जो नेक्रोटिक रीजन होता है दैट इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ प्रिजर्व्ड न्यूट्रोफिल जोन ऑफ डायलेटेड ब्लड वेसल एज वेल एज फिब्रोब्लास्ट। इसके अलावा हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन होती है। हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन में बेसिकली जो एक्सोडेशन होती है हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज। इसके अलावा सोडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन होती है। सोडोमेम्ब्रेनस जो इन्फ्लेमेशन होती है, दिस इन्फ्लेमेशन इज नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अलावा नेक्रोटिक मिकोसा एंड इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन फॉर्मिंग एडहेरेंट मेम्ब्रेन ऑन द मिकोजल सरफेस, फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया हो सकता है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ या दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। बेसिकली काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या हो सकती हैं, काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में एंडोजीनियस काज हो सकती हैं और एक्सोजीनियस काज हो सकती हैं। एंडोजीनियस का मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई भी डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकती हैं दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन आर नोन एज एंडोजीनियस काज, और एक्सोजीनियस काज का मतलब होता है कि आउटसाइड द बॉडी अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको कहा जाता है एक्सोजीनियस काज। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, लाइक फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं एक्सोजीनियस के अंदर, मैकेनिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स, फॉरेन बॉडीज, ट्रोमा, थर्मल बर्न्स हो सकते हैं, फ्रीजिंग हो सकती है, केमिकल एजेंट टॉक्सिक गैसेज हो सकती हैं, एसिड बेसिस हो सकती हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स हो सकती हैं। और एंडोजीनियस काज के अंदर ओके ओके श्योर बेटा मैं सेंड कर दूंगा। ओके एंडोजीनियस में सर्कुलेटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती हैं, इन्फॉक्शंस हो सकते हैं, हेमरेज हो सकती हैं, एंजाइम एक्टिवेशंस लाइक एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स डिस्पोजल्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर कम्युलेटिवली हम बात करते हैं, कम्युलेटिवली अगर हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है, तो उसके अंदर कम्युलेटिवली अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर मैकेनिकल ट्रोमाज हो सकते हैं, कोई क्रशिंग या कटिंग इंजरीज लाइक हो सकती हैं, केमिकल इंजरीज हो सकती हैं, कोरेसिव एसिड या अल्कलीज हो सकती हैं, रेडिएशन थेरेपी हो सकती हैं लाइक हीट है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। इंस्टेड ऑफ दैट इंजरी टू कोल्ड और हीट हो सकती है, इंजरी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरसेस फॉर एग्जांपल पैरासाइट्स हो सकती हैं, और इम्यूनोलॉजिकल सर्टेन रिएक्शंस हो सकती हैं।
ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर हम बात करते हैं कार्डिनल साइंस की, तो कार्डिनल साइंस सेल्सियस ने दिए थे दैट आर डिस्क्राइब द लोकल रिएक्शन ऑफ इंजरी इन टर्म्स दैट हैव कम टू नोन एज ए कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट है, पेन है एंड लॉस ऑफ फंक्शन है। अब ये कैसे अकर होती हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कार्डिनल साइंस को। बेटा अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह कैरी ऑन करते हैं। ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन की बात कर रहे थे। बेटा जो रेडनेस होती है और जो हीट होती है, ये दोनों ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से हो रही होती हैं। तीसरा स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग में इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड अकमुलेट हो रहा होता है, ये अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से स्वेलिंग हो रही होती है। और पेन ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ केमिकल्स दैट स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग्स। इसके अलावा जैसे फ्लूइड एक्सुडेशन होते हैं या इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन होती है, तो वो भी पेन सेंसिटिव जो नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं उनको ट्रिगर कर देती हैं, तो उस एरिया के अंदर आपको पेन फील हो रही होती है। और एट द एंड लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन में इसलिए हो रहा होता है अगर एक्सटेंसिव अमाउंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो एट द एंड वहाँ पे हमें फील होता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा होता है। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन की थोड़ी सी डिटेल है, जिसमें इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू वेस्कुलर डायलेटेशन ऑफ वुंड हो सकता है, फॉलोड बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन गिव रेडनेस एंड हीट। इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू वेस्कुलर डायलेटेशन, सबसे पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, फिर उसके बाद परसिस्टेंटली वेसोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी अगर होएगी तो दैट विल triggers या give edema causing tissue swelling, certain chemical mediators stimulate sensory nerve endings जिसकी वजह से पेन हो रहा होता है, and nerve also stimulated by stretching from the edema. Pain and swelling results in loss of function.
तो ये कार्डिनल साइंस हैं जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में दिखाया गया है। ओके, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के कौन कौन से केमिकल मीडिएटर्स हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं? मोस्टली केमिकल मीडिएटर्स जिनके अंदर वेसोडाइलेशन को करवा रहे होते हैं, कुछ वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं, कुछ कीमोटैक्टिक करवा रहे होते हैं। अगर हम इन केमिकल मीडिएटर्स की तरफ जाएं तो इनके अंदर बेटा सबसे पहले वेजो एक्टिव अमाइंस आते हैं जिनके अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन है। प्लाज्मा प्रोटीएजेस आते हैं और कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन आती है। एक्शन ऑफ एगमेन फैक्टर्स, रिचटानिक एसिड और मेटाबोलाइट्स आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडान्स, लिकोट्राइन्स, लिपोक्सन्स और साइटोकाइंस के अंदर ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स, इंटरल्यूकन 1 और 6 आते हैं। कीमोकाइंस आते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर्स एज वेल एज, और निट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल्स। इसके अलावा बेटा जो वेसोडाइलेशन काज करवाते हैं उनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडन्स हैं, निट्रिक ऑक्साइड है। इसके अलावा जो वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं उनके अंदर वेजो एक्टिव अमाइंस हैं, लाइक हिस्टामिन और सेरोटोनिन है, या 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है। इसके अलावा C3A एंड C5A, ब्रेडिकाइनिन है, लिकोट्राइन्स हैं, C4D4 और E4 हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं, PF जिसे कहा जाता है, और सर्टेन कीमोटैक्सिस और लिकोसाइट एक्टिवेशन जो करवाती हैं जिसके अंदर C5A है, लिकोट्राइन B4 है, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं और कीमोकाइंस प्रेजेंट्स होते हैं, लाइक इंटरल्यूकन 8। इसके अलावा सर्टेन फीवर काज करवा रहे होते हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर के उसमें क्या क्या हो रहा होता है। तो इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा ये रिलीज हो रहे होते हैं जो फीवर काज करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी होते हैं, और जो पेन काज करवा रहे होते हैं जिनके अंदर ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, और टिश्यू डैमेज जो काज करवा रहे होते हैं उसके अंदर न्यूट्रोफिल हैं, माइक्रोफेजेस हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स हैं और निट्रिक ऑक्साइड हैं। ऑक्सीजन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इंजरी काज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर रिस्पांस आते हैं, वेस्कुलर और सेलुलर इवेंट्स अकर होते हैं। वेस्कुलर रिस्पांस के अंदर फेज 1 जिसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन इनिशियली होती है और स्मॉल ब्लड वेसल इन द टर्मिनल आर्टरियोज के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेस्कुलर स्पेज बिगिंस वेरी क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स आफ्टर द इंजरी at it last a few minutes. The mechanism of span is nervous throughout catecholum is liberated from the sympathetic nerve endings, और फेज 2 के अंदर एक्टिव वेसोडाइलेशन होती है थ्रू कैटेकलिज्म प्रोडक्ट्स दैट एक्ट्स थ्रू द रिसेप्टर्स एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट वेस्कुलर डायलेशन एंड नर्वस mechanisms. Dilatation of arterioles and capillaries that causes redness, blood flow increases and give pulsate sensation or active aperemia in the skin. Tertiary and increased metabolism leads to higher local temperature जो कि हीट फील हो रही होती है। इसके अलावा फेज 3 के अंदर पैसिव वेसोडाइलेशन होती है। ब्लड वेसल्स इन द अफेक्टेड एरिया लूजेस देयर reactivity to the nervous and hormonal stimuli, and passive vasodilation occurs progressively. Fluid moves into the tissue, increase vascular permeability or structural alteration of blood vessels, and causes swelling, tumor, pain, and impaired function. The exudation or movement of the fluid out of the capillaries and into the tissue surface dilutes the offending agent. As the fluid moves out of the capillaries, stagnation of flow and clotting of the blood in the small capillaries occurs at the site of the injury.
pattern of increased vascular permeability, लाइक माइल्ड इंजरी है तो इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पॉन्स आएगा जिसमें परमेबिलिटी 1 to 2 मिनट्स के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इंजरी और 15 to 30 मिनट्स के लिए परसिस्टेंट रहती है। परमेबिलिटी इंड्यूस्ड बाय हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन्स एज वेल। दूसरा डिलेड रिस्पॉन्स, डिलेड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। मॉडरेट इंजरी परमेबिलिटी स्टार्ट्स from 30 minutes to 10 hours and reaches a peak between 4 to 12 hours after the onset of injury or direct injury to endothelium by bacterial toxins। और इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स होता है जिसके अंदर जो इंजरी होगी वो सेवियर होती है। हाई परमिबिलिटी begins immediate following injury and continue for 1 to several days or increased permeability is due to necrosis of endothelial cell। Cellular responses: the cellular responses of acute inflammation is marked by movements of phagocytic white blood cells (leukocytes) into the area of the injury. Two types of leukocytes participate in the acute inflammatory responses: the granulocytes, monocyte and macrophages। The sequence of cellular events includes जिसके अंदर preventing होती है, margination होती है, immigration होती है, chemotaxis और phagocytosis हो रही होती है। अगर सीक्वेंस ऑफ सेलुलर इवेंट्स की बात करें तो उसमें मार्जिनेशन, अडहियन, इमिग्रेशन, कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्जिनेशन और अडहियन क्या होती है। पहली मार्जिनेशन क्या है कि मार्जिनेशन के अंदर प्रोसेस इन विच द ल्यूकोसाइट्स या WBCs localized to outer margin of the blood flow adjacent to vascular endothelium। द रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स इसके अंदर सिस्टम भी है, ल्यूकोट्राइन्स हैं, ब्रेडिकाइनिन्स हैं, ये ट्राइन सिस्टम है and cytokines affect the endothelial cell of the capillaries and causes the leukocytes to increase their expression of adhesion molecules. As this occurs, leukocytes slow their margination and begin to migrate and travel along the central axis of the periphery of the blood vessels। नॉर्मल ब्लड फ्लो के अंदर जो RBC और WBCs होते हैं that generally move along the central axis, leaving the cell core layer of the plasma in the contact with the endothelium। As the vascular permeability increases, as occurs in the early inflammation, the fluid exits the vascular lumen and therefore blood flow becomes slow। In slow blood flow, RBCs tend to stick together and form a small clamp। These clamps become larger than the WBC and displace them to peripheries, to the outer margin of the blood flow। उसके बाद एडीनियन होती है। एडीनियन में क्या होता है? The leukocytes adhere to endothelial cell, mostly mediated by interaction of adhesion molecules on the surface of both the endothelium as well as leukocytes। उसके बाद इमिग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस होती है। इमिग्रेशन में बेटा ये होता है कि जो एडहेरेंट ल्यूकोसाइट्स हैं leave the blood vessels by moving along the endothelial surface up to intercellular junctions। जहाँ उनके पास सोडोपोडियम होता है लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। ओके बेटा, आई विल सेंड इंशाल्लाह, डोंट वरी। और ल्यूकोसाइट्स देन स्क्वीज होते हैं उन जंक्शंस के थ्रू और passes through the basement membrane or at the end reaches to the interstitial space where penetration through the blood vessel wall takes 2 to 10 minutes।
उसके बाद कीमोटैक्सिस होती है, कीमोटैक्सिस में कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होती हैं और कीमोटैक्टिक फैक्टर्स आर लाइक बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, स्पेशली C5a रिच डॉनिक एसिड्स मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होती हैं। ओके, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स में कीमोटैक्सिस होती है, सर्टेन अट्रैक्टेंट्स रिलीज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, substances that act as a chemotactic agent for the leukocytes, like leukocytes move to direction of chemotactic factors. Immigration or chemotaxis. Chemotaxis, one, they have exited the capillaries. Leukocytes move through the tissue guided by secreted cytokines, bacteria and cellular debris and complement fragments like C3a and C5a. The process by which leukocytes migrate to in the response to a chemical signal is known as chemotaxis. उसके बाद फेगोसाइटोसिस होती है। फेगोसाइटोसिस में बेटा 3 चीजें हो रही होती हैं, लाइक फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन और अटैचमेंट ऑफ द पार्टिकल टू इंजेस्टिंग ल्यूकोसाइट्स होती है। सेकंड में इनगल्फमेंट होती है विद सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटिक वैक्यूल, जिसको फेगोसोम भी कहा जाता है। और एट द एंड किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल हो रही होती है। सबसे पहला काम फेगोसाइटोसिस में रिकग्निशन और अटैचमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दैट आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको फेगोसाइटोज करना है। रिकग्निशन उसके बाद एंड अटैचमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोस्टली फैसिलिटेट होती है बाई सीरम प्रोटीन, जिसको ऑप्सन्स कहा जाता है, ऑप्सोनिन्स, OPSONINs, which in turn binds to specific receptors on the leukocytes, और ऑप्सोनिन्स फॉर एग्जांपल C3b हो सकते हैं और IgG एंटीबॉडीज हो सकती हैं। और एट द एंड इनगल्फमेंट होती है। इनगल्फमेंट के अंदर फेगोसोम बनता है। लाइसोसोम जो होते हैं दे डिस्चार्ज देयर कंटेंट इनटू द फेगोसोम, काजिंग किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ये जो किलिंग होती है और डिग्रेडेशन होती है, दो तरीके से हो रही होती है। वन इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म एंड अदर वन इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर किलिंग हो रही होती है, और वो किलिंग बैक्टीरियल एजेंट के अगेंस्ट एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एंड मोस्टली दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट ग्रेन्यूल्स सच एज, जिसके अंदर लाइसोसोम्स हो सकते हैं, प्रोटीएजेस हो सकती हैं, लैक्टोफेरेंस हो सकते हैं, हाइड्रोलाइसेस हो सकती हैं, ये डेफिशिएंस हो सकती हैं। और जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है उसके अंदर contacts between the neutrophil and particulate stimulus leads to activation of membrane enzyme, जिसको NADPH ऑक्सीडेज कहा जाता है। NADPH ऑक्सीडेज NADP प्लस H स्प्लिट हो जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में सुपर ऑक्साइड एनाइन बनते हैं, और फेगोसोम के अंदर जो सुपर ऑक्साइड एनाइन है इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है that will reacts with the chloride in the presence of enzyme, that enzyme is known as myeloperoxidase to form hydrochlorous radical। जैसे ही hydrochlorous radical बनता है that is a powerful antimicrobial agent। और उसके बाद जो dead microorganisms होते हैं that are degraded by the lysosomal acid hydrolysis enzymes, right। तो इस तरह ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर होती है। अब
फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज, द न्यूट्रोफिल एंड माइक्रोफेजेस इनगल्फ एंड डिग्रेड द बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस in the process of phagocytosis. Phagocytosis involves three distinct steps. ओके वेल, सॉरी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आवाज़ वापस आ गई है। बात कर रहे थे फेगोसाइटोसिस की। तो फेगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स थ्री डिस्टिंक्ट स्टेप्स, जिसके अंदर एडहेरेंस प्लस ऑप्सोनाइजेशन, इनगल्फमेंट और इंटरसेलुलर किलिंग। Through enzyme, the toxic oxygen and nutrient, the nitrogen products produced by the oxygen-dependent metabolic pathway, nitric oxide and hydrogen peroxidase and hydrochlorous acid, इसको independent oxygen dependent killing कहा जाता है। If the antigen is coated with the antibody or complement, its adherence is increased because of binding to complement. This process of enhanced binding of an antigen caused by antibody or complement is called opsonization. Well, phagocytosis, final stage of cellular response, the neutrophil and macrophages engulf and degrade the bacteria and cellular debris in a process called phagocytosis. Recognition and attachment, foreign objects coated with opsin IgG and C3b, which
attached to receptors on the polymorph surfaces. And engulfment, cell membrane fuses around an object at the sometime lysosomes empty into the vacuole, often before vacuole has the time to seal, then gives rise to regurgitations during the feeding and enzymatic damage to the surrounding tissue. Or intercellular killing or degradation, hydrogen peroxide, hydrochlorous acid produced by myeloperoxidase and superoxides kill bacteria, lysosome digest them. Right? ये फेगोसाइटोसिस है जिसके साथ जो ऑप्सोनिन्स हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट होती है, देन ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर आके बाइंड करती है, अटैचमेंट होती है, देन इनगल्फमेंट होती है, विक्यूलाइजेशन होती है, ये फेगोसोम बनता है। जैसे फेगोसोम बनता है तो जो बैक्टीरिया इनसाइड द फेगोसोम आता है उसकी इंटरसेलुलर किलिंग होना शुरू हो जाती है। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या क्या हो सकती हैं? Like the inflammatory response remains confined to a localized area. In some cases, local injury can result in prominent systemic manifestation as inflammatory mediators are released into the circulation. Systemic manifestation of inflammation like acute phase response है, alteration in white blood cell count है, leukocytosis है, leukopenia है, eosinophilia है, fever है, anorexia है, weight loss है, hypotension है, sepsis या septic shock है, called as systemic inflammatory responses and represents a severe systemic manifestation of inflammation. अब इसके अंदर एनोरेक्सिया, वेट लॉस, हाइपोटेंशन, फीवर एज वेल एज अकर्स. Fevers as the pyogenic and prostaglandins enter the circulation. They act upon the brainstem thermostat to reset the body temperature, resulting in fever. Leukocytosis, WBC का लेवल इंक्रीज हो जाता है. इसके अलावा increased leukocytes is called as leukocytosis, right? Due to rapid release of leukocytes from the bone marrow, increased number of immatures, neutrophils appears in the peripheral blood. This increased number of immature neutrophil in the peripheral blood is known as shift to left होता है. और neutropenia होता है. Most bacterial infections induce relatively increase in the neutrophils called as neutropenia. neutropenia नहीं होता. और अगर पैरासाइटिक या एलर्जिक रिएक्शन है तो उसमें यूसिनोफिलिया होता है. यूसिनोफिल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है. इसके अलावा सर्टेन viruses also increase lymphocytes called lymphocytosis, but most of the viral infection like protozoal है, rickettsial and some bacterial infections हैं like typhoid fever है are associated with decreased number of circulating blood cells जिनको हम लीकोपीनिया कहते हैं, राइट. इसके अलावा ESR रेस हो जाती है. एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है टिपिकली इंक्रीज हो जाता है विद एक्यूट इन्फ्लेमेशन. और these phases also reactants includes इसके अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का पॉजिटिव होना, ग्रीनोजन का, हेपेटोग्लोबिन का और सिरुलोप्लाज्मिन का. इंक्रीज लेवल ऑफ these substances in turn lead to increased erythrocyte sedimentation rate. That is simple, useful to non-specific clue to presence of inflammation जो शो कर रहा होता है. Okay, usually begins with acute phase response. Usually begins with days, hours or days of the onset of inflammation or infection. Changes in the concentration of plasma protein. Liver dramatically increases the synthesis of acute phase proteins, greenogen, C-reactive protein, hepatoglobin, and celoplasmin. Increased erythrocyte sedimentation rate. Fever, increased number of leukocytosis है. skeletal muscle catabolism increase हो जाती है और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंसेस. इसके अलावा फीवर है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है. शिफ्ट टू लेफ्ट होता है. और आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिसमें कंप्लीट रिजॉल्वेशन हो जाती है, फिब्रोसिस या स्कारिंग हो जाती है, एब्सेस फॉर्मेशन होती है या प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. और इंशाल्लाह क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट. ओके, थैंक यू वेरी मच. See you inshallah in next class.